हाँ जी सर, क्या हाल चाल। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजी जिससे आप एमसीक्यू में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यस, और ये मैंने खुद ने अपने एग्जाम में अप्लाई की थी। मेरे खुद के 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए थे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है वो इंटर एज वेल एज फाइनल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। भले आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, भले आपका थ्योरी सब्जेक्ट हो, ये हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई होने वाला है। ना कि सिर्फ बोलते हैं ना कि मैं सिर्फ एसएफएम पढ़ाता हूं तो एसएफएम में नहीं, एसएफएम एफएम में दो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं उसमें नहीं। ये सब्जेक्ट है ना, ये स्ट्रेटेजी जो है हर एक सब्जेक्ट में काम आने वाली है। तो प्लीज इस वीडियो में 5 मिनट्स इन्वेस्ट करिएगा तो आपको जो है एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। एंड आपको पता है एग्जाम में आपका वेटेज एमसीक्यू का है 30% का। ये सबको पासिंग के लिए लगते हैं 40% है, जिसमें से 30% तो आपके सिर्फ एमसीक्यू का वेटेज है। ठीक है, तो उसके पहले ना मैं आपको मेरे इंडिविजुअल मार्क्स बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले आता है मुझे एएफएम में आए थे 30 आउट ऑफ 30। ठीक है, उसके बाद मुझे ऑडिट में आए थे 26 आउट ऑफ 30 एंड मुझे एफआर में आए थे ओनली 24 आउट ऑफ 30, जिसमें मैंने बहुत ही ब्लंडर एक फालतू मिस्टेक की थी, सिली मिस्टेक की थी। कौन सी मिस्टेक की थी जिससे मेरे मार्क्स है ना यहाँ पे भी 28 या फिर 30 आ सकते थे मुझे इजीली, बट मैंने यहाँ पे एक गलती की, एक ऐसी गलती की जिसकी वजह से मेरे 6 मार्क्स जो है वो अननेसेसरीली मेरे डिडक्ट हो गए। ठीक है, तो ये गलती आपने ना करनी चाहिए। सो इट्स लाइक वो बोलते हैं ना कि आप आपके एक्सपीरियंस से, आपके लोग बड़े व्हाट इज सीनियर्स के एक्सपीरियंस से सीखते हो। तो वही चीजों के लिए मैं आज का ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, ताकि आप एग्जाम में, हर एक एग्जाम में एटलीस्ट 30 आउट ऑफ 30 नहीं बोले तो भी 24 या फिर 26 के ऊपर आपने टारगेट करना है। एंड ये चीज है ना आपके एग्जाम के स्कोर को बूस्ट करेगी। सर आपने बाकी के सब्जेक्ट के मार्क्स क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हमें ना ग्रुप 1 में ये 3 सब्जेक्ट्स थे, ग्रुप 2 में अलग से 3 सब्जेक्ट्स थे। सो ग्रुप 2 का है ना, मैंने पहले ग्रुप 2 दिया था। उस टाइम पे हमको एमसीक्यू के पेपर है ना वो घर पे नहीं मिलते थे, बट उसमें भी मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मुझे एमसीक्यू में ऑब्वियसली अच्छे स्कोर आए रहेंगे। यहाँ पे मुझे एमसीक्यू के पेपर घर पे मिलना चालू हो गए थे ये अटेम्प्ट से। तो ये अटेम्प्ट के मुझे मार्क्स जो है वो 100% श्योर है। ये ऐसे क्लिकबेट वीडियो जो है वो मैंने नहीं बनाया है। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड टू द स्ट्रेटजी। टू द पॉइंट बात करूंगा, जो चीजें मैंने की है वो मैं बात करूंगा। एंड सबसे पहली चीज उसमें आती है, एक आता है कि आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज। यस सर, देखो जो है ना एएफएम और एफएम जैसा सब्जेक्ट है ना, एएफएम या फिर एफआर, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बोलो, यहाँ पे इट डजंट मैटर कि आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस कितनी अच्छी की है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपने ना 1000 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, बट आपके कंसेप्ट है ना क्लियर नहीं है। तो उस केस में क्या होगा ना कि आपके कंसेप्ट की क्वालिटी को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब कंसेप्ट जो आपके जितने अच्छे क्लियर रहेंगे उतने इजीली आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको सबसे पहली टिप जो दूंगा वो है आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने हैं। मे बी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, मे बी थ्योरी सब्जेक्ट हो, दोनों केस में आपके कंसेप्ट जो है अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। थ्योरी केस में, थ्योरी के सब्जेक्ट में एडवांटेज क्या है? एक तो थ्योरी मतलब कौन सा, जैसे कि आपका ऑडिट आता है जो कंप्लीटली थ्योरी है। एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो थ्योरी क्वेश्चन आते हैं उसके केस में भी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, कि वहां पे आपका एक एडवांटेज क्या होता है ना, अगर बहुत बार क्या होता है कि आपको बड़े बड़े आंसर्स के लिए बहुत सारे पॉइंट लर्न करने पड़ते हैं, बट अगर आपने एक बार एक किसी पॉइंट को अच्छे से समझा, अच्छे से रिकॉल किया ना, एंड वो एक बार एक अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपको दिमाग में याद रह जाता है। एंड उस टाइम पे अगर आप एमसीक्यू शांति से पढ़ोगे ना तो आप इजीली एमसीक्यू को स्कोर कर पाओगे, एमसीक्यू में स्कोर कर पाओगे। इसीलिए ना मैंने एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी बनाई है कि मैं एमसीक्यू कब अटेंड करने चाहिए। ठीक है, एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे मेरे को भी बहुत अलग अलग सजेशंस मिले थे, बट मैंने मेरे एमसीक्यू मतलब वो बोलते हैं ना कि जब मैंने मॉक टेस्ट दिए थी अपनी, उस टाइम पे मैंने जो स्ट्रेटेजी यूज की उससे मुझे दिखा कि मेरे जो स्कोर है उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो रही है। इसलिए मैंने एग्जाम में भी ब्लाइंडली सेम स्ट्रेटेजी फॉलो की। एंड वो है कि एमसीक्यू को मैंने स्टार्टिंग के 30 टू 40 मिनट्स में सॉल्व करता था। यस दोस्तों, देखो हमें पेपर कब मिलता है? हमें पेपर मिलता है 15 मिनट्स पहले रीडिंग टाइम होता है हमारा, 3 घंटे का पेपर रहता है। सो ये जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम होता है ना, 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में हमने क्या करना चाहिए? पहले तो हमें सब क्वेश्चंस को मार्क करना चाहिए। वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, वहां पे हमको 70 मार्क्स का पेपर पढ़ना है, वो 30 मार्क्स का पेपर नहीं पढ़ना है। 30 मार्क्स के एमसीक्यू के सेक्शन को आपको चेकआउट नहीं करना है, आपको 70 मार्क्स के सेक्शन को चेक करना है। आपको डिसाइड करना है कि आपको वहां पे ना, मैं एक और सजेशन दे रहा हूं, आपने वो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको कंपलसरी अटेंड करना ही करना है। एंड उसके बाद वैसे भी आपको कंपलसरी अटेंड करना है, तो प्लीज वहां पे वो पढ़ोगे ना तो कोई मतलब है नहीं। इसलिए आपको बाकी के क्वेश्चन में से सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेंड करना है एंड किस सीक्वेंस में अटेंड करना है, कौन सा टॉपिक आपको आता है, कौन सा एडजस्टमेंट आपको आता है। आप वो 15 मिनट्स में सबसे पहले ये काम करोगे ना, जितना आप अच्छे से आप ये 15 मिनट्स यूटिलाइज करोगे उतने अच्छे से 30 मार्क्स 3
आवर्स जो है आपके यूज हो गए। देखो बहुत बार है ना मैं ये भी बोलता हूँ कि आप है ना पहले 15 मिनट्स में डिसाइड करते हो कि आपको एग्जामिशन आने वाला है, आप पास होने वाले हो या फिर ये पेपर बहुत टफ जाने वाला है, ठीक है। तो वो स्ट्रेटेजी आपको उस टाइम में बनानी है, ठीक है। एक बार वो 15 मिनट्स में आपने देख लिया कि आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको पता चल जाता है कि भाई ये वाला पोर्शन मुझे आता है, ये वाला पोर्शन मुझे नहीं आता है, ठीक है। फिर अपने स्ट्रेट अवे जंप करना है एमसीक्यू में। जैसे ही पेपर स्टार्ट हो जाए सबसे पहले अपने एमसीक्यू स्टार्ट करने हैं, जो मैं करता था। एंड मैं ऐसा क्यों करता था, क्योंकि उसके पीछे एक वन ऑफ द बेस्ट रीजन है, क्योंकि मैंने जो 70 मार्क्स का पेपर है ना मैंने पढ़ लिया है। मेरे को पता है उसमें से मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है, कौन से क्वेश्चन मुझे कब अटेंड करने हैं। बट ये 30 मार्क्स का पेपर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इट्स लाइक कि अनटच्ड है, कि मैंने देखा ही नहीं है कि क्या होने वाला है। सो एक तो मेरे को दो चीजें नहीं चाहिए, जब मैं 70 मार्क्स का पेपर अटेंड करता रहूंगा ना तब मुझे इसका टेंशन नहीं चाहिए कि एमसीक्यू कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, क्योंकि वो 70 मार्क्स का मैंने एक बार पढ़ लिया है तो मुझे पता है उसमें मुझे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। बट ये 30 मार्क्स का मुझे पूरा अनटच्ड है। तो उस केस में मैं क्या करता था, सबसे पहले एमसीक्यू लेता था। और एमसीक्यू को देखो स्टार्टिंग का जो रहता है ना टाइम, जो पेपर आप स्टार्ट करते हैं तब आप है ना बहुत ही फ्री माइंड में रहते हो, आप ऐसे जल्दबाजी में नहीं रहते। तब आपने एमसीक्यू ठीक से पढ़ने चाहिए। और यही गलती मैंने एक एफआर के सब्जेक्ट में भी की थी। यहाँ पे मैंने क्या किया था कि स्टिली मिस्टेक की वजह से मुझे 24 मार्क्स आए। जस्ट मैं शो ऑफ करने के लिए जस्ट नहीं बोल रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि मैंने क्या किया था कि हमारे ना एक केस स्टडी आई थी, वहां पे 3 एमसीक्यू पूछे थे। मैंने वो केस स्टडी देखी ही नहीं, मतलब वो क्या बोलते पेपर टर्न करते डलते मैंने जल्दबाजी में पेपर टर्न किए। और मुझे क्या लगा कि वो जो एमसीक्यू पूछे, मैं अब मुझे अभी भी याद है, इंड एस 2 के एमसीक्यू थे, इन्वेंट्री के। कुछ तो भी फ्लैट वाला क्वेश्चन आया था कि फ्लैट की वैल्यूएशन निकालनी थी, तो उसके एमसीक्यू मैंने देखे ही नहीं थे। एंड मैं ट्रस्ट में, अगर मैंने वो केस स्टडी देखी रहती ना, वो 3 में से 3 एमसीक्यू भी मेरे करेक्ट आने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। 3 में से एटलीस्ट 2 तो आ ही जाते। सो 28 मार्क्स मेरे एफआर में भी आ जाते थे एमसीक्यू में। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये स्ट्रैटेजी आप यूज करोगे ना, बहुत अच्छे से आपके जो है एमसीक्यू में स्कोर हो जाएगा, ठीक है। इसमें सब फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग करना है जो मैं करता था। मैं अभी भी, आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप भी एक मॉक टेस्ट में ये ट्राई कर सकते हो। पहले एमसीक्यू सॉल्व करो, क्योंकि एक बार आपने शांत दिमाग से एमसीक्यू सॉल्व किया ना, देखो एमसीक्यू में 2 चीजें हो सकती है, एक तो करेक्ट या फिर रॉन्ग। पर अपने शांत दिमाग से सॉल्व किया ना, आपको करेक्ट आंसर एक बार मिल गया तो आपको पता है कि मुझे करेक्ट आंसर मिल रहा है मिल रहा है मिल रहा है, आप टिक 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 करके जाते हो। आधे से पौने घंटे तक, मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स तक है ना, आप एमसीक्यू को सॉल्व करते हो। एंड उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद आप इजीली ये पेपर को क्रैक कर सकते हो। आपको पता है कि भाई इतने मार्क्स तो मेरे सिक्योर हो गए, अब मुझे बिना टेंशन के आगे का पेपर लिखना है। बट यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, ये जो मेरा ऑडिट वाला पेपर आया था ना, वो पेपर इतना ज्यादा डिफिकल्ट पेपर था, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर इन ऑडिट की हिस्ट्री में ऑडिट का पेपर था वो। तो वहां पे जब मैंने 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम लिया था ना, जब मैंने क्वेश्चंस पढ़े थे, तब मुझे समझ गया था कि ये पेपर अपने से सॉल्व होने नहीं वाला है। ये पेपर बहुत ही ज्यादा टफ है, बहुत ही ट्रिकी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने पूरा 1.5 घंटा लगाया था ऑडिट के एमसीक्यू सॉल्व करने में, क्योंकि मुझे पता था अगर मेरा इंडिविजुअल पासिंग, देखो मैंने पहला पेपर हमारा एफआर रहता था, मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मुझे घर पे आते ही मैंने बोल दिया था मुझे इसमें एग्जाम्शन आने वाला है। एएफएम का भी पेपर मैंने दिया, तब भी मुझे एग्जाम्शन आने वाला था, उसकी गारंटी थी। और मेरे को पता था कि मुझे सिर्फ ऑडिट में 40 प्लस स्कोर करने हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एमसीक्यू में 1.5 घंटा लगाया। क्योंकि देखो मैंने क्या किया, 1.5 घंटे में मैंने 30 मार्क्स का सॉल्व किया और 1.5 घंटे में मैंने 70 मार्क्स का सॉल्व किया। मतलब समझ रहे हो आप कितना टाइम मैंने इन्वेस्ट किया। बट मैंने यहाँ पे इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का रिवॉर्ड भी मुझे मिला 26 मार्क्स मिले मुझे। और वो अटेम्प्ट में जो भी लोग फेल हुए ना, वो सब के सब लोग ऑडिट के वजह से फेल हुए थे। इसलिए मैं आपको वापस से एक बार बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, मेरे लिए तो बहुत अच्छे से काम की है। मैं श्योर आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप 2 चीजें फॉलो करो। सबसे पहले कंसेप्ट पे फोकस करो और एग्जाम में एमसीक्यू को फर्स्ट टारगेट करो। देखो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, एमसीक्यू में आपको स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैं पूरे के पूरे एमसीक्यू बुकलेट का एक वीडियो भी लेके आने वाला हूं फाइनल के लिए। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, एक बार उसको देखना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर डायरेक्ट से आप एग्जाम में उसको सॉल्व कर सकते हो, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो ये था आज के लिए इस वीडियो का टॉपिक। ये वीडियो श्योर आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। एंड ये वीडियो को अगर आप फॉलो करोगे ना, देयर विल बी 100% चांस कि आप एमसीक्यू में स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, जिसके वजह से मुझे एग्रीगेट में भी व्हाट बेनिफिट मिला, मुझे इसमें भी बेनिफिट मिला, व्हाट भी से एग्जामिनेशन में भी बेनिफिट मिला, ठीक है। और
डिफिकल्ट पेपर में पास होने में भी मुझे इसका फायदा हुआ है। सो तीनों कंडीशन मेरे साथ ऑलरेडी हो चुके हैं। आई होप कि ये बेनिफिट आपको भी मिले, इसलिए मैंने यहाँ पे हर एक चीज जो मैंने फॉलो की थी, पर्सनली मैंने जो की थी, वो मैंने यहाँ पे आपको बोली है। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एमसीक्यू के रिलेटेड कि एमसीक्यू को फर्स्ट करने का क्या बेनिफिट होता है, क्या नहीं बेनिफिट होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया रहेगा, अगर आपको कोई बेनिफिट लगा रहेगा, तो प्लीज नीचे कमेंट करिएगा, लाइक करके जाइएगा और प्लीज कमेंट कर दीजिए कि आई विल क्लियर इन दिस एग्जाम एंड आप श्योर शॉट इट विल बी अ कमिटमेंट फॉर यू। एंड मुझे पता है अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, ये रूल्स को फॉलो करोगे, बाकी के जैसे कि हमारे टीचर्स ने रिवीजन लेक्चर्स वगैरह सब डाले हैं, मैंने खुद ने सारे के सारे टॉपिक्स के रिवीजन लेक्चर्स अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू क्लियर इन दिस एग्जाम। सो थैंक यू so much to everyone. This was CA Utkarsh Mehta signing off, over and out.